अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फयाज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ जिनज़ादा पार्ट 2। काफ़ी देर तक वो उसी तरह खड़ी हैरत से कांपती रही। फिर उसकी निगाह घड़ी की जानिब उठ गई। 4 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। वो सब कुछ भूलकर खुद को बावर्ची खाने के लिए तैयार करने लगी। बदन पर अब भी हल्की कपकपाहट तारी थी। मुट्ठी में दबे हुए पत्थर को उसने मिसहरी के साइड रैक में रख दिया और बाथरूम में चली गई। ठंडे पानी के छींटों ने चेहरे की तमतमाहट को बड़ा सुकून दिया। वो काफ़ी देर तक चेहरे और आंखों को पानी से पुरनम करती रही। फिर ताज़ा दम होकर बाहर निकल आई। पूरे 4 बजे थे। कमरे से निकलकर वो बावर्ची खाने में पहुंच गई। बावर्ची खाने में दाखिल होकर उसने अपने जहन से कुछ देर पहले का वाक़या महू कर दिया और अपने जहन में शाम की चाय के लिए फरमाइशात की इस फहरिस्त को टटोला जो घर के हाकिमों ने उसे दी थी। सबकी फरमाइशें पूरी करना लाजमी था। चुनांचा वो जल्दी जल्दी तैयारियां करने लगी और ठीक 5 बजे वो खूबसूरत ट्रॉली को अनवा व अक़साम के लवाजमात से सजाए हुए बशीरा बेगम के बड़े कमरे में पहुंच गई। बाहर का मौसम अभी तक बहुत गर्म था, इसलिए लॉन पर चाय पीने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। और फिर यूं भी गर्मियों में तो 5 बजे भी दोपहर होती है। बर्फ की तरह ठंडे कमरे में सब लोग सोफों पर बैठे कहकहे लगा रहे थे। जो ही वो अंदर दाखिल हुई, कहकहे एक लम्हे के लिए रुक गए और फिर जारी हो गए, जैसे उसे ये एहसास दिलाया जा रहा हो कि उसकी यहाँ आमद से किसी के मशगलों पर कोई असर नहीं और वो कोई अहमियत नहीं रखती। वो इन तमाम बातों की आदी थी, इसलिए उसने तासुर की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। ये तो रोज़ का मामूल था। वो अपने काम में मसरूफ़ रही और उसने सलीके से सेंटर टेबल दुरुस्त की, चाय और दूसरी चीज़ें सर्व की और बावर्ची खाने की गर्मी में उसका चेहरा तमतमाकर आग हो गया था। खुश्क होठ और भभू का चेहरा, और अपनी इस अदा में भी वो बेहद हसीन लग रही थी। इस गर्मी में भी तुम्हें मेकअप करने की फुर्सत मिल जाती है अशीरा, नज़म ने तंज़िया अंदाज में कहा। मेकअप? उसने हैरत से नज़म को देखा। उसने तो जिंदगी में कभी मेकअप नहीं किया था। ओहो, मुआ रंग ही ऐसा है जी। एक बात है, तुम लोग सोने के निवाले भी खाओ तो ऐसा रंग ना निकाल सको। अल्लाह मियाँ भी बाज़ औकात खूब मजाक करता है। मशीरा बेगम ने फौरन ही टकरा लगाया, लेकिन उनकी इस बात में भी नज़म और नसर ने अपनी तज़हीक महसूस की थी। आप जब भी बोलेंगी कफन फाड़ कर ही बोलेंगी मशीरा खाला, नसर ने मुंह बनाकर कहा। मैंने क्या बात कह दी? ओहो। वो दोनों मुंह बनाकर खामोश हो गई। वो बाहर निकल आई। अभी बहुत से काम थे। सूरज अभी कहर बरसा रहा था, लेकिन वो गर्मी से बेखबर कामों में मसरूफ हो गई थी। शाम हुई और फिर रात। इस दौरान अपनी शदीद तरीन मसरूफियात की बिना पर वो सब कुछ भूल गई थी। दरख्त के नीचे मिलने वाला पत्थर, शुक्रिया के वो अल्फाज, कोई बात उसे याद ना रही थी। 11 बजे के करीब जब सब के सब अपनी ख्वाबगाहों में चले गए, तब उसे फुर्सत मिली और वो अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। कमरे में पहुंचकर उसने गहरी गहरी सांसें ली। दिन भर की तपिश के बाद कमरा अब बिल्कुल ठंडा हो चुका था। वो खामोशी से मिसहरी पर बैठ गई। आईना सामने मौजूद था। उसने फखरिया निगाहों से उसे देखा। उसका हमदम, उसका मौननेस, उसका आईना ही तो था जो उसको कभी कभी उसकी अहमियत का एहसास दिला देता था। और वो सोचने लगती थी कि कुछ भी हो, वो अब भी इन सबसे अच्छी, सबसे बावकार लगती है। शायद उनकी ज़रूरत से ज़्यादा जलन की यही वजह थी। दादी अम्मा के इंतकाल के बाद ख़ास तौर से उसके लिए सादा और मामूली कपड़े के लिबास बनते थे, जैसे दूसरी नौकरानियों के पास हुआ करते थे। ये बात उसने फ़ौरन ही महसूस कर ली थी, लेकिन मिजाज ऐसा था कि कभी भी किसी भी सिलसिले में एतराज़ नहीं किया था। हाँ, उसकी मरहूम माँ के चंद जोड़े अब भी मौजूद थे, कीमती जोड़े जो ना जाने क्यों उससे नहीं लिए गए थे। इससे पहले उसे कभी इस तरह के जोड़े पहनने की ख्वाहिश नहीं हुई थी, लेकिन आज न जाने क्यों उसका दिल चाहा कि कोई अच्छा सा लिबास पहने, और ये ख्वाहिश इतनी शदीद हुई कि वो इससे बाज न रह सकी। उसने अलमारी खोलकर एक खूबसूरत जोड़ा निकाला और गुस्ल खाने में जाकर उसे पहनने लगी। ज़रकार जोड़े ने उसे सहरंगेज बना दिया। उसने बाहर निकलकर आईने में अपनी शक्ल देखी और खुद ही शर्मा गई। काश इस वक्त उसे देखने वाला कोई होता और ईमानदारी से उसके बारे में कुछ कह सकता, उसने सोचा। और दफतन इसी वक्त एक आवाज़ उसके कानों में गूंज उठी। चश्मे बददूर।
وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ یہ آواز بالکل صاف شفاف آئی تھی۔ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں دروازے کی طرف دیکھا، لیکن دروازہ تو اندر سے بند تھا۔ اس نے مسحری اور پھر کمرے کے دوسرے کونوں میں دیکھا، لیکن کوئی نہیں تھا۔ یہ میرے کان کیوں بجنے لگے ہیں آخر؟ اس وقت شکریہ کی آواز، اور اب اس تصور کے ساتھ اچانک ہی ایک اور انکشاف بھی ہوا۔ شکریہ والی آواز اور اس آواز سے مختلف نہیں تھی، اور اس سے بھی پہلے اس نے یہ آواز سنی تھی اور اب پہلی بار اس پر غور کیا تھا۔ یہ نرم نرم انداز، یہ آواز اس سے پہلے بھی اس نے سنی تھی، وہاں جب ایک دو ہتھڑ اس کے جسم پر پڑا تھا اور وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ کسی نے اسے اپنے بازو میں تھام لیا تھا، مگر کون تھا وہ؟ کیا صرف وہم؟ کیا وہ صرف وہم تھا؟ لیکن اس وقت تو اس نے اس کا لمس بھی محسوس کیا تھا، اور آواز جس میں اسے نصیحت کی گئی تھی کہ وہ یہاں نہ آئے۔ کون ہے وہ؟ نہیں، بالکل نہیں، میں کچھ پاگل سی ہو گئی ہوں۔ شاید مجھے کوئی عجیب سا احساس ہونے لگا ہے۔ اس نے پھر دل کو تسلی دی اور آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ رات اپنی تھی، اب کسی کے بلانے کے امکانات نہیں تھے، چونکہ سب خوابگاہوں میں جا چکے تھے۔ وہ انہی کپڑوں میں بستر پر آ لیٹی اور تکیاں اونچا کر کے دراز ہو گئی۔ لیٹے لیٹے اسے اچانک ہی اس خوبصورت پتھر کا خیال آ گیا۔ اس نے جلدی سے مسحری کے برابر کی دراز کھولی اور پتھر نکال لیا۔ اس بار اس نے بالکل اجنبی نگاہوں سے اس پتھر کو دیکھا تھا اور سوچا تھا کہ کیسا پیارا پتھر ہے۔ پھر اسے چمکانے کے لیے اس نے اسے اپنے لباس سے رگڑا۔ پتھر در حقیقت ایک دم سے بھڑک سا اٹھا، لیکن اس کے ساتھ کمرے کے اوپر روشن دان سے کوئی پرندہ اندر گھس آیا۔ وہ حیرانی سے اس پرندے کو دیکھنے لگی۔ پرندہ فضا میں کئی چکر لگا کر اسی روشن دان سے باہر نکل گیا، لیکن بات صرف اتنی ہی نہیں تھی۔ اس کے بعد اچانک اور 2-3 پرندے اندر گھس آئے اور وہ سکتے کے عالم میں انہیں دیکھتی رہ گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ چمگادڑیں تھیں۔ ان میں سے 3 چمگادڑیں نیچے اتر آئی اور اچانک ان کی جسامت بڑھنے لگی۔ عشیرہ کا دل کنپٹیوں میں دھڑک رہا تھا۔ وہ انتہائی خوفزدہ ہو گئی تھی اور اس کی آنکھوں سے دہشت جھانکنے لگی تھی۔ اس نے بغور دیکھا کہ چمگادڑیں انسانی حیت اختیار کر رہی ہے۔ عجیب سی شکلیں تھیں ان کی۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن آواز اس کے گلے سے باہر نہیں نکل رہی تھی دہشت کی وجہ سے۔ خوف سے اس کے پورے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اسی وقت ایک چمگادڑ نے گردن خم کر کے کہا، ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے عشیرہ، ہم تمہارے اپنے ہیں۔ ہم کسی بھی حالت میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، تمہارے ایک اشارے پر بڑے سے بڑا کام کر دیں گے۔ ہم سے بالکل خوف نہ کھاؤ۔ کاش ہم کسی خوبصورت شکل میں تمہارے سامنے آتے اور تم ہم سے خوفزدہ نہ ہوتی۔ عشیرہ یہ تمام باتیں سن رہی تھی۔ بڑے صاف شفاف الفاظ تھے اور وہ دیکھ رہی تھی کہ یہ الفاظ ان چمگادڑوں کے منہ سے ہی نکل رہے ہیں۔ ان کے انداز میں یقیناً احترام تھا۔ اس نے سوچا کہ کیا وہ پاگل ہو گئی ہے؟ کیا یہ خواب ہے؟ وہ آنکھیں ملنے لگی، لیکن وہ خواب نہیں تھا۔ در حقیقت عجیب و غریب مخلوق اس کے سامنے تھی۔ ان کی شکلیں بے شک بھیانک تھی، لیکن الفاظ اور لہجہ بے حد نرم تھا۔ عشیرہ کو اچانک ہی لگا جیسے اس کے اندر ہمت کی ایک لہر بیدار ہوتی جا رہی ہے۔ وہ ہمت کر کے بولی، تم کون ہو؟ اب ہم تمہارے خادم ہیں، تمہارے خادم، ہمیں حکم دو، ہم کیا کریں؟ ہم تمہارے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں عشیرہ، ہمیں حکم دو۔ مگر تم تو پرندے ہو، وہ معصومیت سے بولی۔ ہم کیا ہے اس کا اندازہ تمہیں ابھی نہیں ہو سکے گا عشیرہ، ہمیں ہمارے مالک نے بھیجا ہے۔ مالک؟ وہ کون ہے؟ افسوس، ہمیں یہ بتانے کی اجازت نہیں ہے، جواب ملا۔ مگر میری بات تو سنو، میں ہمیں حکم دے عشیرہ، ہم آپ کے لیے کیا کریں؟ دیکھو میں ڈر رہی ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میرے بدن نے پسینے چھوڑ دیے ہیں، میں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ نہیں، آپ ہم سے بالکل خوف نہ کھائیں، غلاموں سے خوف نہیں کھایا جاتا عشیرہ۔ مگر تم میرے غلام کہاں سے ہو گئے؟ یہ بتانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، وقت آنے پر آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ اور وہ وقت کب آئے گا؟ بہت جلد، جب ہمارے آقا کا حکم ہوگا۔
मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। अशीरा, आप हमें इजाज़त दीजिए कि जो लोग आपके साथ बुरा सलूक करते हैं हम उनके साथ बुरा सलूक करें। मैं सिर्फ एक बात जानना चाहती हूँ। मैं ना बेवकूफ़ हूँ ना ख्वाबों में रहने वाली। ये सब कुछ जो मैं सुन रही हूँ, जो कुछ मैं देख रही हूँ, ख्वाब है कि हकीकत? ये हकीकत है। आपके बुरे दिन गुजर गए, अब कोई आपको आँख नहीं दिखा सकेगा। हम आपके खिदमतगार हैं, हम आपकी खिदमत के लिए हर लम्हा हाजिर है। अशीरा खुश्क होठों पर ज़बान फेरने लगी। अजीब व गरीब परिंदे एक कार्नस पर बैठे हुए थे और इस तरह गर्दन झुकाए हुए थे जैसे वाकई वो उसके गुलाम हों। कभी कभी अशीरा के होठों पर एक मुस्कुराहट सी आ जाती और वो सोचती थी कि अगर ये कोई ख्वाब है तो वाकई इससे अनोखा ख्वाब और कोई नहीं होगा। और ख्वाबनाक आंखों से उन्हें देखती रही और परिंदे इसी तरह बैठे रहे। फिर उनमें से एक परिंदे ने कहा, हमें कोई काम बताइए, आपका कोई भी काम करके हमें खुशी होगी। अशीरा हंसने लगी। फिर उसने कहा, भला मैं तुम्हें क्या काम बताऊं? तुम क्या काम कर सकते हो? वो सारे काम जिनकी आपको ज़रूरत हो, आप बेधड़क हमें अपने काम बता दिया करें। तुम नन्हे नन्हे से परिंदे, बेशक तुम्हारी शक्लें इंसानों जैसी है, लेकिन तुम्हारे हाथ पाँव तो इंसानों जैसे नहीं है। इन नन्हे नन्हे हाथ पैरों से भला तुम क्या कर सकोगे? वो सब कुछ जिसका हुक्म आप हमें देंगी। चलो ठीक है, जब मुझे कोई काम होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। अब तुम जाओ। अशीरा ना जाने क्यों कुछ बेखौफ सी हो गई थी। शायद अब उसे यकीन हो गया होगा कि वो कोई बहुत ही दिलचस्प ख्वाब देख रही थी, एक ऐसा ख्वाब जो जागती आंखों से भी देखा जा सकता है। वो इन परिंदों को देखती रही और परिंदे अपनी जगह तब्दील करते रहे। फिर उनमें से एक ने कहा, हम हाजिर होते रहेंगे। अगर आप हमसे खौफ खाती रही तो आपको तकलीफ होगी। आप दिल से खौफ निकाल दें। हमारे जाने के बाद आपको नींद नहीं आएगी और आप यकीनन हमारे बारे में ही सोचती रहेंगी। इसलिए आप ही शरबत पी लें और आपको पुरसुकून नींद आ जाएगी। उनमें से एक ने हाथ बढ़ाया और अशीरा ने उसके हाथ में से एक खूबसूरत बिलौरी गिलास देखा जिसमें हल्के गुलाबी रंग का कोई शरबत था। अशीरा हैरान जरूर थी, लेकिन न जाने क्यों उसका हाथ ग्लास की जानिब बढ़ गया। दूध जैसे गाढ़े शरबत से नफीस खुशबू उठ रही थी। न जाने वो क्या था। उसने इन तीनों को देखा और ग्लास उनके हाथ से लेकर मुंह से लगा लिया। फिर ग्लास उसी वक्त हटा जब शरबत खत्म हो गया। इतना खुश जायका शरबत उससे पहले इसने कभी नहीं पिया था। एक लम्हे में उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका जिस्म फूल की तरह हल्का हो गया हो। पूरे बदन में एक खुशगवार सी कैफियत पैदा हो गई थी और फिर अचानक उसकी आंखें बोझल होने लगी। वो आंखों को भेज कर सर झटकने लगी, लेकिन नींद इस तरह टूटी कि फौरन ही तकिए पर सर रख कर गिर गई और नींद की आगोश में चली गई। और फिर सुबह को जब उसकी आंख खुली तो धूप का एक धब्बा उसकी मुसहरी के सामने दीवार पर मौजूद था। ये धब्बा ठीक 7:45 बजे तक यहाँ पहुँच जाता था। अचानक ही उसके जहन में एक ज़र्ब सी लगी। 7:45 बज गए, आ गई मौत। उसने बदहवासी से सोचा। ठीक 8 बजे घर के तमाम अफराद नाश्ते की मेज़ पर होते हैं और उन्हें नाश्ता दे देना इसकी जिम्मेदारी होती है। गोया सिर्फ 15 मिनट बाकी है। उसके हाथ पांव फूलने लगे। आज जरूर मौत आ जाएगी। उसे नाश्ता नहीं मिला तो वो सब के सब उसे खा जाएंगे। सिर्फ एक लम्हा ये सोच जहन पर रही और उसके बाद वो बिजली की सी रफ्तार से मुसहरी से उठ गई। उसके जिस्म पर वही कपड़े थे जो उसने रात को तब्दील किए थे। इस वक्त ये कपड़े भी इसके लिए वबाले जान बन गए। उन्हें उतारने में भी 2-3 मिनट खर्च हो जाने थे और अगर उन्होंने इसे इन कपड़ों में देख लिया तो मजीद मुसीबत आएगी। मेरे अल्लाह, मुश्किल आसान कर। उसके हलक से रंधी हुई सी आवाज़ निकली। कपड़े बदलना ज़रूरी था, वरना हज़ारों सवाल किए जाते। पूछा जाता कि बीवी रात को तैयार होकर कहाँ गई थी, खास तौर से मशीरा बेगम, जो उसके लिए बहुत बड़ा अजाब थी और यूँ लगता था जैसे उनकी ड्यूटी सिर्फ उसी पर लगी हो। एक एक बात पर नुक्ताचीनी। कपड़े बदलने के सिवा और कोई चाराकार नहीं था। उसने बड़ी फुर्ती से कपड़े बदले, मुंह पर उल्टे सीधे छींटे मारे, बालों को भी नहीं संवारा और बावर्ची खाने की तरफ चोरों की तरह दौड़ी कि कोई उसे रास्ते में ना देख ले।
मशीरा खाला की लान तान उसके कानों में गूंज रही थी। वो कह रही थी, घोड़ी हो रही है, दीवानी हो गई है, कैसी मस्त नींद सोती है, कमबख्त सो गई होगी, जरा देखो ताहिरा, इसका कोई हल निकालो, ये हाथों से निकलती जा रही है। इसी तरह के बेशुमार बातें हाँफते कांपते दिल से वो बावर्ची खाने में दाखिल हो गई। इसे तो कोई बहाना भी नहीं सूझ रहा था, क्योंकि झूठ बोलने की आदत तो थी नहीं। दरवाजे से अंदर कदम रखा तो अचानक ही दिल पर एक घूसा सा पड़ा। पाँव अपनी जगह पर जम गए, हाथ पाँव कुछ और फूल गए। न जाने नाश्ता किसने तैयार किया था। तमाम नाश्ता तैयार था, चाय का पानी केतली में खौल रहा था, हर चीज करीने से लगी हुई थी। या खुदा, क्या घर वालों ने इसे सोते हुए देख लिया? किसी और ने नाश्ता तैयार किया है? अगर ये बात है तो फिर तो आज सारे बाल नोच लिए जाएंगे। आह, ये सब कुछ किसने कर डाला? वैसे घर में नज़म और नसर को तो ये सलीका नहीं था कि इतनी नफासत से पूरा बावर्ची खाना संभाल दे। उन्हें तो अगर ये काम सौंपा जाता तो पूरा दिन लगा कर भी वो ये सब कुछ नहीं कर सकती थी। क्या हुआ, किसने किया? अब पीछे से कोई आएगा, उसकी चोटी पकड़ी जाएगी और उसे लात मारकर बावर्ची खाने से निकाल दिया जाएगा। जब नींद ही तुझ पर टूट पड़ी है तो फिर ये सब कुछ करने की क्या जरूरत? भूल जा इस बात को कि तू ही हमें खाने पीने को देगी। इससे पहले भी और कुछ किया जा सकता था। फिर वो नौकरों के बारे में सोचने लगी। कोई नौकरानी इतनी बासलीका नहीं थी कि ये सारे काम एक ही साथ कर डालती। फिर किसने ये सब कुछ किया है? बहरहाल अब जो कुछ होगा देखा जाएगा। उसने भारी भारी कदम उठाए और चाय का पानी उतार लिया। उसे दूसरी केतली में डालकर पत्ती डाली और सरपोश ढक दिया। फिर तमाम चीजें उसने एक ट्रॉली पर सजा ली। दिल में हौल उठ रहा था कि अब किसी तरफ से कोई आए और उस पर बम फटा, लेकिन कोई नहीं आया। वो सहमे सहमे कदमों से ट्रॉली ढकेलती हुई बावर्ची खाने से निकल आई और नाश्ते के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। उसका अंदाज ऐसा ही था जैसे मुजरिम फांसी के तख्ते की जानिब ले जाया जाता हो। नाश्ते के कमरे में हस्बे मामूल सबके सब मौजूद थे। वो नजरें उठाए कांपते हुए दिल के साथ मेज की करीब पहुंची। सब खामोश थे, जैसे कोई बहुत ही अहम बात हो गई हो। उसने नाश्ता मेज पर लगाया। बदन था कि थर थर काँप रहा था, हाथों में रेशा पैदा हो रहा था। आखिर कांपते हाथों से उसने नाश्ता सर्व कर दिया। किसी ने कुछ नहीं कहा और नाश्ते में मसरूफ हो गए। अब उसके अंदर हैरत जाग रही थी। उसने नजरें उठाकर उन सबके चेहरों को देखा। क्या वो सब पागल हो गए हैं? अगर नहीं तो उन्होंने इस नाश्ते के बारे में उससे कुछ पूछा क्यों नहीं? इसे बुरा भला क्यों नहीं कहा? लेकिन इनमें से किसी के चेहरे पर ऐसे कोई आसार ही नहीं थे। या खुदा, ये क्या माजरा है? क्या इन लोगों में से किसी ने नाश्ता तैयार नहीं किया? अचानक ही मशीरा खाला ने प्याली आगे बढ़ा दी। मेरे लिए चाय डाल दे। वो किसी मुस्तैद बेरे की तरह आगे बढ़ी और उसने मशीरा खाला की प्याली में चाय बनाई और पीछे हट गई। फिर भूल गई। अल्लाह तौबा! अरे दीदा उछाल, रोजाना कहती हूँ मेरी चाय में नमक डाल दिया कर, मगर शहजादियों को भला गुलामों की बातें कहाँ याद रह सकती हैं। अशीरा खाला को आखिरकार मौका मिल ही गया था। उसने जल्दी से अपनी गलती महसूस कर ली और नमक दानी से थोड़ा सा नमक निकाल लिया। लेकिन मशीरा खाला को जलन निकालने का बेहतरीन मौका मिला था। वो इस मौके को हाथ से कैसे जाने देती? उन्होंने लपक कर उसके हाथ से नमकदानी छीन ली। बस एहसान मत कर मेरे ऊपर, अब तो मैं भी डाल सकती हूँ उसमें नमक, तेरे जहमत करने की जरूरत नहीं है। वो नमकदानी लेकर कुर्सी पर बैठी, लेकिन न जाने कुर्सी कैसे पीछे खिसक गई। मशीरा खाला बुरी तरह नीचे गिरी। गिरते गिरते उन्होंने मेज की टॉप पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चाय की प्याली हाथ में आ गई। नतीजे में वो नीचे गिरी और चाय उनके ऊपर। मशीरा खाला की चीखों ने जमीन आसमान एक कर दिया था। चाय खौलती हुई थी और उनके चेहरे और सीने पर पड़ी हुई थी। वो जुबाह किए हुए बकरे की तरह डकारती और कबूतर की तरह फड़फड़ाती हुई बोली लगाने लगी और सब लोग अपनी अपनी कुर्सियों से उठकर उन पर दौड़ पड़े। ताहिरा बेगम हांफती हुई बोली, अरे ये नाशगुनी जो कुछ ना करा दे कम है। अरे खुदा के लिए मेरी बहन को बचाओ, अरे खुदा के लिए कोई तो आओ। वो मशीरा बेगम पर झुक गई। मशीरा बेगम के हलक से सिर्फ एक ही आवाज निकल रही थी, हाय मैं मर गई, हाय मार डाला, हाय मैं मर गई, हाय मार डाला।
बहरहाल दूसरे लोग भी मशीरा की जानिब मुतवज्जा थे, इसलिए अशीरा को डांटने डपटने का मौका नहीं मिला था। उन्हें सबसे पहले मशीरा बेगम के लिए कुछ करना था। तमाम घर वाले नाश्ता वगैरह तो भूल गए। मशीरा बेगम की देखभाल होने लगी। ताया अब्बू डॉक्टर को फोन करने के लिए दौड़ पड़े। दूसरे लोग मशीरा खाला को उठाकर दूसरे कमरे में ले जाने लगे। एक अजीब हंगामा बर्पा हो गया था और वो सोच रही थी कि अब इन तमाम बातों में उसका क्या कसूर है। मशीरा खाला को तो ऐसे मौकों की तलाश ही रहा करती थी। उन्होंने नमक ही को बहाना बना लिया। अव्वल तो जहालत की बात ये थी कि चाय में चीनी के साथ भी नमक पिया जाता है, लेकिन बहरहाल वो जो कुछ ना करती कम था। उनकी हरकतें इसी तरह की हुआ करती थी। मगर इस वक्त उन्हें वाकई जबरदस्त सजा मिली थी। उन्होंने खुद ही उठकर नमकदानी छीनने की कोशिश की थी। कुर्सी यकीनन उनके पांव से पीछे खिसक गई होगी और वो उसे दोबारा बराबर करना भूल गई थी। हालांकि उसे मशीरा खाला के ऊपर गिरने वाली चाय से पैदा होने वाले असरात का बखूबी अंदाजा था। एक दो बार चाय ही से उसका भी हाथ जला था और वो जानती थी कि जलन कैसी होती है। चुनांचे उसे अफसोस भी था, लेकिन मशीरा खाला ने जिस तरह चीखम दहाड़ मारी थी उस पर उसे एकदम से हंसी भी आ गई थी। शुक्र था कि इस वक्त सारे लोग कमरे से बाहर निकल गए थे, वरना ये हंसी भी इसके लिए अजाब बन जाती। अलबत्ता दिल में उसने सोचा कि गुस्से का अंजाम बुरा ही होता है। अभी वो ये सोच कर पलटी ही थी कि उसके कान के करीब मक्खी जैसी भनभनाहट उभरी। आपके साथ बुरा सलूक करने वालों का यही अंजाम होगा अशीरा। जो भी आपके साथ बुरा सलूक करेगा हम उसका बुरा हश्र कर देंगे। बड़े साफ सुथरे अल्फाज थे। आवाज बारीक सी थी, लेकिन अल्फाज पूरी तरह समझ में आ रहे थे। वो फिर खौफ से उछल पड़ी। ये अल्फाज समात का वहम नहीं थे और उन्हें अच्छी तरह महसूस किया जा सकता था। उससे वो खौफनाक लंबे दांतों वाला चिमगाडर नुमा मखलूक याद आ गया और उसने घबराए हुए अंदाज में चारों तरफ देखा। वो मासूम और सीधी सादी जरूर थी, लेकिन पे दर पे वाकयात को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। तमाम वाकयात एक ही सिलसिले की कड़ी मालूम होते थे। इस मकसद है कि कोई पुरस्कार कुव्वत उसकी मदद जरूर कर रही है, लेकिन कौन? आखिर कौन? उसका जहन ये गुत्थी हल नहीं कर पा रहा था। पता नहीं क्या हो रहा है। किसी की नजर इनायत उस पर हो गई है। बहुत कुछ सोचती, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता। इमली के दरख्त के नीचे से मिलने वाला पत्थर, वो पुरस्कार आवाज, रात को नजर आने वाली वो ख्वाबनुमा सच्चाई, शरबत, और फिर सुबह को नाश्ते की तैयारी। ये सब क्या है? उसका दिल लरज रहा था, लेकिन दिल ही के किसी गोशे में एक खुशी सी फूट रही थी, एक अनजान सी खुशी। वो कौन है जो इसका इतना हमदर्द है और वो निगाहों के सामने क्यों नहीं आता? वो दिलकश आवाज जिसे उसने शाहगाजी के मजार पर सुना था और जो उसके बाद भी उसे सुनाई दी थी, वहम नहीं था, सच्चाई थी। बहुत देर तक वो नाश्ते की मेज के पास खड़ी सोचती रही। फिर कुछ ही लम्हों के बाद ताहिरा बेगम अंदर दाखिल हो गई। उनका मूड बुरी तरह खराब था। कहने लगी, अब यहाँ खड़ी शोक क्यों मना रही है? जा खुशी से नाच गा ऐश कर। तेरी तो दिली मुराद पूरी हुई है। हमें कोई तकलीफ होती है तो तुझे। अभी उनका जुमला पूरा ही नहीं हुआ कि बुरी तरह उछल पड़ी और फिर मुसलसल उछलने लगी। उसके साथ ही उनके मुंह से अरे अरे निकल रहा था। अच्छे खासे भारी बदन की मालिक थी और इतने वजन के साथ उछलना एक मुश्किल काम था, लेकिन इस वक्त तो इस तरह उछल रही थी जैसे पैरों के नीचे स्प्रिंग लगे हुए हों। साथ ही उनके मुंह से अरे 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 की आवाजें निकल रही थी। फिर उन्होंने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा, अरे कमबख्त, देख तो सही मेरी कमीज में क्या घुस गया है। तब अशीरा को मालूम हुआ कि उनके उछलने की वजह क्या है। उसने बमुश्किल तमाम ताहिरा बेगम के बदन में फंसी हुई कमीज को उठाया तो उससे एक चिपकली निकलकर फर्श पर दौड़ने लगी। ताहिरा बेगम चिपकली से तो बेपनाह डरती थी। उनकी चीखें भी किसी तरह मशीरा बेगम से कम नहीं थी। ये तस्वुर उनके लिए इंतहाई भयानक था कि उनके बदन पर चिपकली रेंगती फिर रही थी। उनकी चीखें भी बाहर सुन ली गई। अभी खाला मशीरा ही की तीमारदारी हो रही थी कि सब लोग उनको छोड़कर नाश्ते के कमरे की तरफ दौड़ पड़े, जहाँ से ताहिरा बेगम की आवाज़ें उभर रही थी। ताहिरा बेगम अब भी चीखे जा रही थी। अरे क्या हुआ, क्या हो गया? मौज़म अली ने घबराते हुए पूछा।
ताहिरा बेगम पसीने में शराबूर हो रही थी। उखड़े हुए सांस के साथ बोली, बच गई, अल्लाह ने बचा ही लिया। छिपकली चढ़ गई थी मेरी कमर पर। अल्लाह इस बच्ची को खुश रखे। जान जोखों में डाल कर छिपकली निकाल दी, वरना जाने क्या हश्र होता मेरा। हाय हाय, बच गई। ताहिरा बेगम मुख्तसर अल्फाज में हाँफते हुए बोली, लेकिन शायद जिंदगी में पहली बार उनके मुंह से अशीरा के लिए कुछ अच्छे अल्फाज निकले थे। असल में छिपकली को उनकी कमर से हटा देना, और वो भी बगैर किसी हादसे के, उनकी दानिस्त में अशीरा का बहुत बड़ा कारनामा था। मौसम अली ने गहरी सांस ली, चच्ची को संभाला और फिर उस कमरे में ले गए जहां अशीरा बेगम बिस्तर पर नींद मुर्दा पड़ी हुई थी। किसी ने अभी तक अशीरा की तरफ तवज्जो नहीं दी थी, अलबत्ता अशीरा के होठों पर मुस्कुराहट उभर आई थी। एक लम्हे के लिए उसका जहन उस तरफ मुतवज्जा हुआ था जब ये कहा गया था कि इसके खिलाफ अब एक भी लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अल्फाज अदा करने वाले को सज़ा मिलेगी। न जाने उसे क्यों यकीन हो रहा था कि छिपकली वाला वाक़या भी इत्तेफाक या नहीं है। यकीनी तौर पर यह वाक़या भी किसी अनोखे ज़रिए से हुआ है, क्योंकि इस वक्त ताहिरा बेगम भी उस पर लान तान कर रही थी। उसने गर्दन झटक दी। क्या ही अजीब बात है, जैसे मेरा दिमाग ही खराब हो गया हो। बिला वजह उल्टी सीधी बातें सोचने लगी हूँ। आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो नजर भी ना आए, बातचीत भी करे और उसके लिए अमल भी करे। हाँ, वो भयानक चिमगाडर है जिनके मुंह इंसानों जैसे थे। अगर ऐसा कर रही है तो ताज्जुब की बात है। क्या परिंदे भी इंसानों जैसी शक्ल रखते हैं या इख्तियार कर सकते हैं? शक्लें उनकी इंसानों जैसी ही थी और बदन चिमगाडरों जैसा। उसने नाश्ते की मेज की तरफ देखा। मशीरा खाला की मुसीबत ने नाश्ता खराब कर दिया। अब पता नहीं घर के लोग नाश्ता करेंगे भी या नहीं। अभी वो सोच ही रही थी कि नज़म और नसर कमरे में आ गई। अशीरा ने एक लम्हे के अंदर उनके अंदर भी हल्की सी तब्दीली महसूस की थी। उन्होंने कुर्सियां घसीटी और उन पर बैठती हुई बोली, तुम्हें तो पता है अशीरा कि खाला मशीरा सनकी है। चाय में ज़रा सा नमक डाल देती तो सब पर ये मुसीबत ना आती। हमारा नाश्ता भी ख़राब कर दिया। बड़ी हाय हाय करके बोर कर रही है। बस गलती हो गई, लेकिन ज़्यादा वक्त भी तो नहीं गुजरा था। 1 सेकंड में नमक डाला जा सकता था। अशीरा ने शर्मिंदगी से कहा, तुमने नाश्ता कर लिया? नज़म ने पूछा। ये सवाल भी पहली बार ही किया गया था। अभी नहीं, कर लूँगी, वो आहिस्ता से बोली, क्योंकि वो नाश्ता बावर्ची खाने में किया करती थी। आज तक किसी ने उसे काबिल नहीं समझा था कि उसे अपने साथ ही नाश्ता करा ले। आ जाओ, बैठ जाओ तुम भी, नज़म ने कहा और वो हैरत से नज़म को देखने लगी। पता नहीं उसे कुर्सी पर बिठाकर नज़म क्या करना चाहती थी। वो हिम्मत ना कर सकी। नज़म और नसर नाश्ते में मसरूफ़ हो गई। उन्होंने दोबारा उससे बैठने के लिए ना कहा, लेकिन वो बहुत देर तक इन तसव्वुरात में गुम रही। जब उन दोनों ने नाश्ता कर लिया तो वो बर्तन समेट कर ट्रॉली पर रखने लगी और वे बावर्ची खाने की तरफ चल पड़ी। यहाँ पहुँचकर कुछ और हैरत उसकी मुंतज़िर थी। रात के झूठे बर्तन जो उसे साफ करने होते थे धुले धुलाए अलमारी में सजे हुए थे। बावर्ची खाने के बाकी काम भी मुकम्मल हो चुके थे। वो हैरत से मुंह फाड़े खड़ी ये सब कुछ देखती रही। आह, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। कौन हो तुम? क्या तुम मुझे बता तो, और क्या हो तुम मुझे बता तो दो, मेरे नादीदा हमदर्द। आखिर तुम हो कौन और फिर तुम छुप क्यों जाते हो? मेरी तो बड़ी मदद कर डाली है तुमने। न जाने ये सब कुछ क्या है और क्यों है। घर का मुलाजिम अभी खाना पकाने की चीज़ें नहीं लाया था। उसे और कोई काम भी नहीं था, इसलिए वो नाश्ते के बर्तन साफ करने लगी। लेकिन अचानक ही उसे यूँ महसूस हुआ जैसे किसी गैर मरई लम्स ने उसके हाथ पकड़ लिए हों। उसके साथ ही मधम सी मनमनाहट गूंजी। ये सब काम अब आपके करने के नहीं है। आप बराहे करम ये सब कुछ करके हमें शर्मिंदा ना करें। वो फिर खौफजदा हो गई। उसके हाथों से वो लम्स हट गया था। उसने खौफजदा नजरों से बर्तनों की तरफ देखा और उसकी आंखें हैरत से उबल पड़ी। तमाम बर्तन पलक झपकते ही साफ हो गए थे। मेरे खुदा, ये क्या असरार है? इसके मुंह से बड़बड़ाने के अंदाज में निकला। कई मिनट तक वो सोच में डूबी रही और फिर एक गहरी सांस लेकर बाहर निकल आई। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, कहाँ जाए। बर्तन वगैरह धोने का काम तो 9:30 बजे तक हो गया था। उसके बाद मुलाजिम खाना पकाने का सामान लेकर आता था और वो उसमें मसरूफ हो जाती थी। लेकिन बर्तन धुल चुके थे और पकने का वक्त भी अभी तक नहीं हुआ था। बहुत देर तक वो वापस आकर अपने कमरे में बैठी रही।
پھر ایک دم سے اچھل پڑی۔ اگر کسی نے اسے اس طرح اس کمرے میں بیٹھے دیکھ لیا تو سوچے سمجھے بغیر اسے برا بھلا کہنا شروع کر دے گا، اور وہ اس کے علاوہ اس نے مشیرہ خالہ کو بھی اب تک نہیں دیکھا تھا۔ مشیرہ بیگم کی نہ جانے کیا کیفیت تھی، کوئی بات پتہ بھی نہیں چل سکی تھی۔ اسے طاہرہ بیگم کے الفاظ بھی یاد تھے کہ اگر یہ بچی نہ ہوتی تو چپکلی پتہ نہیں میرا کیا حال کرتی۔ بہرحال وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور مشیرہ خالہ کی طرف چل پڑی۔ گھر کے دوسرے لوگ اب بھی اسی کمرے میں تھے، یہاں تک کہ معظم علی صاحب بھی گھر سے باہر نہیں گئے تھے۔ وہ دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ اب کیا ہوگا مشیرہ خالہ اور باقی گھر والوں کے ساتھ میں؟ کون ہے یہ ہمدرد جو اس کی اتنی مدد کر رہا ہے؟ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔